हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एकेडमी बाय लव। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं 31 जुलाई को आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। जी हाँ, NEP 2020 भारत के अंदर ये तीसरी शिक्षा नीति है। पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी के अंदर आई। वहीं दूसरी शिक्षा नीति यानी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी के अंदर 1986 में आई, जिसको 1992 के अंदर रिवाइज करा गया। अब उस टाइम के बाद NDA सरकार के अंदर, बीजेपी सरकार के अंदर नरेंद्र मोदी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर एक नई एजुकेशन पॉलिसी भारत के अंदर लाई गई है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं या हमारी पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार ज़रूर चेक करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइलाइट्स के बारे में अगर जानें, हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही ईजी तरीके से हम बहुत ही लगभग एक पूरे जो 100 पॉइंट्स का जो डॉक्यूमेंट है उसको एक ईजी तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे। बात करते हैं सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी की। ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है कि कस्तूरी रंगम जी की चेयरमैनशिप के अंदर ये बनाई गई है। इससे पहले 2016 के अंदर स्मृति ईरानी जब हमारी HRD मिनिस्टर थी, उनके अंडर में एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिकमेंडेशंस को सरकार ने पसंद नहीं किया और दोबारा से एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगन जी, जिनकी कमेटी की रिकमेंडेशंस को, उनकी रिपोर्ट को सरकार ने सराहा और एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई हमारी कंट्री के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि इस रिपोर्ट को बनाने में, इस पॉलिसी को बनाने में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के सजेशन लिए गए हैं। इस पॉलिसी का एम है कि एक इम्प्रूव्ड और होलिस्टिकली डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर बनाना। बात करते हैं स्कूल एजुकेशन के बारे में। आज का जो स्कूल एजुकेशन का जो सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर चला आ रहा है, जिसके अंदर 10+2 का सिस्टम है, इसको रिप्लेस करके 5+3+3+4 के सिस्टम को यहाँ पर लाने की बात कही गई है। 5 साल फाउंडेशन कोर्स, जिसके अंदर प्री स्कूलिंग, किंडरगार्टन, आंगनवाड़ी या बाल वाटिका जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर आएगी। 3 साल का प्रिपरेटरी कोर्स होगा, उसके बाद 3 साल मिडिल स्कूल 6, 7 और 8, और उसके बाद 4 साल का हाई स्कूल 9 से लेकर 12th क्लास तक, 9, 10, 11, 12। ध्यान रहे, इस पूरे 5+3+3+4 का जो एजुकेशन सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर लाया गया है, इसके अंदर पहली बार किंडरगार्टन, प्री स्कूल्स, आंगनवाड़ी, इनको फॉर्मल एजुकेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। इससे पहले इनको हम फॉर्मल एजुकेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करते थे, तो एक बहुत बड़ा स्टेप है। यह नया सिस्टम एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने जो सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने हैं उनको वो ईजिली चूज़ कर पाएँ। ऐसा नहीं होगा कि अब जो सब्जेक्ट आपके ऊपर स्कूल थोपेगा आपको वही पढ़ने पड़ेंगे। आपको जिन सब्जेक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है आप उनको चूज़ कर सकते हैं और उनके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं होगा स्ट्रीम्स के बीच में। अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और साथ में आपको बायोलॉजी पढ़नी है, अब आप इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आप उसको पढ़ सकते हैं, यानी सब्जेक्ट्स की चॉइस आप अपने आप कर सकते हैं। तो स्ट्रीम्स के अंदर कोई भी अब यहाँ पर सेपरेट रिजिड कंपटीशन या रिजिड सेपरेशन यहाँ पर नहीं होगा। स्टूडेंट्स को 6ठी क्लास से 6th क्लास से कोडिंग भी पढ़ाई जाएगी। 10 दिन का बैकलेस पीरियड वोकेशनल स्किल्स की लर्निंग के लिए यहाँ पर रखा गया है। वोकेशनल स्किल्स का मतलब है कि आप कोई काम करना सीखेंगे, सिर्फ आप रटाफिकेशन नहीं करेंगे। जो रोट लर्निंग हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक थी, उसको यहाँ पर कम करने की बात करी गई है। आपके लोकल एक्सपर्ट्स प्लम्बिंग में, कारपेंट्री में, इलेक्ट्रीशियन, ये आपको आकर कोई भी नया स्किल सिखाएंगे। गार्डनिंग सिखाई जाएगी, सिंगिंग सिखाई जाएगी, डांसिंग सिखाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे वोकेशनल स्किल्स को यहाँ पर रेगुलर करिकुलम के अंदर इंक्लूड किया गया है। साथ में बच्चों के लिए एक 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा, जिसके लिए एक अलग से एक एजेंसी सेटअप करेगी जिसका नाम है परख, PARAKH। परख एजेंसी भारत सरकार द्वारा सेटअप करी जाएगी, जो कि एक 360 डिग्री का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाएगी। और इसके अंदर स्टूडेंट्स भी खुद को एनालाइज करेंगे कि वो एज ए स्टूडेंट कितना अच्छा कर रहे हैं या वो कितना और बेहतर कर सकते थे, और वो अपने आप को कितना नंबर यहाँ पर देना चाहते हैं। साथ में यहाँ पर बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बात करी गई है मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट भी देने की। जी हाँ,
सरकारी स्कूल्स के अंदर आज मिड डे मील का जो प्रावधान चलता आ रहा है उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट भी उनको दिया जाए ताकि वो अच्छा खाना खा पाएँ, पौष्टिक खाना खा पाएँ, और जितना अच्छा वो खाना खाएंगे उतनी अच्छी वो पढ़ाई कर पाएंगे। साथ में स्पेशल रिजर्वेशन करी गई है SCs, STs, OBCs और सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स ऑफ सोसाइटी के लिए। बहुत सारे तरीके से इनकी फ़ीस माफ़ के बारे में बात करी गई है, इनको रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर रखने की बात करी गई है, इनको स्कॉलरशिप्स देने की बात करी है, काफ़ी सारी बातें यहाँ पर करी गई हैं। केंद्रीय विद्यालय फाउंडेशन कोर्स यानी प्री स्कूल, किंडरगार्टन, फर्स्ट और सेकंड, इन क्लासेस को यहाँ पर शुरू करने की बात करी गई है। ये ट्राई किया गया है कि अगर बाय चांस वर्ल्ड में कोई और ऐसा कोरोना वायरस जैसा एपिडेमिक आता है तो उससे निपटने के लिए हम तैयार रहें, तो इसीलिए हमने स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को डिजिटलाइज करने की बात करी है, उनको डिजिटल लर्निंग के मीन्स प्रोवाइड करने का यहाँ पे प्रावधान की बात करी गई है। बोथ स्कूल लेवल पर भी और हायर एजुकेशन लेवल पर भी हम उन्हें क्या करेंगे, डिजिटलाइज मीन्स ऑफ लर्निंग प्रोवाइड कराएंगे। मदर टंग के बारे में बात करेगी, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो हमारे देश में चलता आ रहा है उसको डिसाइड करने का जो अधिकार दिया गया है वो स्टेट को दिया गया है। जो एजुकेशन का जो मुद्दा है ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, तो कुछ लोग यहाँ पर सरकार को इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि सरकार ने बिना स्टेट्स की जानकारी लिए, बिना स्टेट्स के सजेशन लिए सरकार ने इस पॉलिसी को लॉन्च कर दिया। तो एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड कर दिया है सरकार ने कंकरेंट लिस्ट के एक सब्जेक्ट को जो कि है एजुकेशन। तो इसके ऊपर सरकार का कुछ लोग विरोध करें, जिसमें सबसे आगे है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा आगे है और वो ये बोल रही है कि यहाँ पे सरकार ने इस पॉलिसी को लाकर सेंट्रलाइजेशन की तरफ एक इशारा दे दिया है कि ये सरकार हर चीज़ को सेंट्रलाइज करने के बारे में बात कर रही है। बात करते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में जिसको स्टेट डिसाइड करेंगे। यहाँ पर मदर टंग यानी मदर लैंग्वेज को, रीजनल लैंग्वेज को क्लास 5th तक पढ़ाने की बात करी गई है कि क्लास 5th तक की पढ़ाई मदर टंग के अंदर करी जाएगी, और अगर बच्चे को उसके आगे भी ये शुरुआत रखनी है, ये कंटिन्यू रखनी है, तो 8वीं क्लास तक मदर टंग को जारी रखा जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर इंग्लिश को नीचा दिखाया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज जिस तरीके से एक सेपरेट सब्जेक्ट अभी तक चलता आ रहा है वैसे ही वो चलता आएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय, अगर हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन के ऊपर, यहाँ बहुत सारे रिफॉर्म्स करे गए हैं या रिफॉर्म्स करने की बात करी गई है। एक्चुअली एक पॉलिसी है, पॉलिसी मतलब सिर्फ एक थिंकिंग है, एक विजन है सरकार का। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात अभी नहीं करते। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एवरेज टाइम पीरियड जो बताया गया है, बताया गया 10 साल का, यानी 2030 तक का। तो जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर फ्री रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ देने की बात करी गई है। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से आते हैं, जो सोशली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप से आते हैं, तो उनको स्कूल के अंदर ही फ्री रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ देने की बात करी गई है। एग्ज़ाम्स सिर्फ क्लास 3rd, 5th और 8th के ही कहे गए हैं। बोर्ड्स को दोबारा रीडिज़ाइन करने के बारे में बात की गई है। एनुअल सेमेस्टर्स और जो हाफ ईयरली के जो सेमेस्टर्स होते हैं इनके बारे में बात करेगी कि बोर्ड्स की रेलेवेंस को थोड़ा, जब बोर्ड्स का जो डर है बच्चों के दिमाग में उसको कम करने की बात करी गई है। बोर्ड्स को साल में 2 बार, जी हाँ, साल में 2 बार लेने की बात करी गई है। एक बार जो नॉर्मल बोर्ड्स होते हैं और दूसरी बार उसका इम्प्रूवमेंट। अगर बच्चा अपनी परफॉर्मेंस सेटिस्फाई नहीं है तो वो दूसरी बार इम्प्रूवमेंट दे सकता है। साथ में करिकुलम को भी कम करा गया, जो कंटेंट है करिकुलम का, जो सिलेबस है उसको कम करा गया है। जो अननेसेसरी टॉपिक थे जिनकी कोई भी रेलेवेंस नहीं थी पढ़ने में, उन टॉपिक्स को हटाया गया है और करिकुलम को सिर्फ और सिर्फ कोर्स टॉपिक्स तक ही सीमित करा गया है। इसका भी कुछ लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से क्रिटिसिज्म करने की बात करी है कि जो एथिक्स सिखाए जाते थे चैप्टर के, मतलब हम कह सकते हैं कि कोई बात है जिसके अंदर चैप्टर एक अलग तरीके से एथिक्स को समझा रहा है, उस चीज़ को चैप्टर से रिमूव कर दिया गया। तो ये एक तरीके से बच्चों के अंदर कोई एथिकल डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इसको लेकर भी लोग इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। सरकार ने यहाँ पर सिर्फ कोर टॉपिक्स को ही पढ़ाने के बारे में बात करी है, करिकुलम कंटेंट को कम किया है, रोड लर्निंग को कम किया है और यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल स्टडीज़ को ज़्यादा आगे बढ़ाया है। संस्कृत, क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर को ये कहा गया है कि ये स्कूल के हर लेवल के ऊपर पढ़ाई जाएंगी। जो हाई स्कूल लेवल है 9th, 10th, 11th, 12th वहाँ तक भी इनको पढ़ाया जाएगा, अगर बच्चा इनको ऑप्ट करता है तो, इनको चूज़ करता है तो। यानी अब संस्कृत भी 12th लेवल तक पढ़ाई जाने की यहाँ पर इस पॉलिसी के अंदर बात करी गई है। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी साल में 2 बार, जी हाँ, साल में 2 बार एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाएगी कॉलेज एजुकेशन के लिए, जो हर बच्चे को यहाँ पर देना पड़ेगा। हायर एजुकेशन को रीडिज़ाइन किया गया और मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट सिस्टम को यहाँ पर लगाया गया और साथ में
एकेडमिक क्रेडिट स्टोरेज सिस्टम भी यहाँ पर आया है। सुनने में बहुत ही नई बात है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा चलित, एक कह सकते हैं बहुचलित एक कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर होगा क्या है, यहाँ पे बैचलर डिग्री को हमने 4 साल का सरकार हमारी कर देगी और बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन होगा कि वो किसी भी साल आकर अपनी या किसी भी सेमेस्टर में आकर अपनी डिग्री को छोड़ सकते हैं, उनको वो पढ़ाई से ब्रेक ले सकते हैं। तो जितना भी क्रेडिट, जितने भी मार्क्स उन्होंने कमाए होंगे वो उनके एकेडमिक क्रेडिट बैंक के अंदर स्टोर कर दिए जाएंगे। जी हाँ, ABC एकेडमिक क्रेडिट बैंक के अंदर इसको स्टोर कर दिया जाएगा, जिसमें जब वो दोबारा ब्रेक के बाद अपनी पढ़ाई को शुरुआत करेंगे तो उनके वो क्रेडिट उनको दोबारा से वापस मिल जाएंगे जो कि पहले से स्टोर थे। अगर कोई बच्चा 1 साल में फर्स्ट ईयर में, अपनी बैचलर डिग्री के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे ईयर में छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, तीसरा ईयर पूरा करता है तो उसको एक डिग्री दी जाएगी, और अगर चौथा ईयर पूरा करता है तो यहाँ पर उसको रिसर्च डिग्री दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि वो 3 साल की डिग्री के बाद 1 साल वो उस चीज़ के अंदर, जो भी सब्जेक्ट उसने पढ़ा है उसके अंदर रिसर्च करने की यहाँ पर ये बात कही गई है। एमफिल को हमारी कंट्री में अब क्या कर दिया जाएगा, डिसकंटिन्यूड कर दिया जाएगा। जो बैच इस वक्त एमफिल का पढ़ रहा है 2022 तक, 2022 के बाद एमफिल को भारत के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। कॉलेजेस के अंदर भी, हायर एजुकेशन के अंदर भी आर्ट्स और साइंसेस की कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं होगा। 2040 तक सारे हायर इंस्टीट्यूशन जैसे IIT, IIM, इनको भी मल्टी डिसिप्लिनरी बना दिया जाएगा। IIT के अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, साइकोलॉजी और दूसरे आर्ट्स के सब्जेक्ट भी यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। 2025 तक 50% जो लर्नर्स हैं उनको स्कूल और हायर एजुकेशन के अंदर एक्सपोजर दिया जाने की बात करी गई है, वोकेशनल एजुकेशन से। जी हाँ, वोकेशनल एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड करने की बात करी गई है। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वर्ल्ड की, जो ग्लोबल 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भारत के अंदर काम करने का, ऑपरेशन स्टार्ट करने का यहाँ पर इन्विटेशन भी दिया जाएगा। और भारत की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनको आउटसाइड इंडिया अपनी ब्रांचेस खोलकर काम करने का भी यहाँ पर परमिशन सरकार के द्वारा दी जाएगी। जो कॉलेजेस को एफिलिएट किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, इस सिस्टम को आने वाले 15 साल के अंदर एंड किया जाएगा और एक कॉलेज को फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देने की बात यहाँ पर करी गई है। जो भी हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि जिस शहर में मैं रहता हूँ उस शहर में गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, तो ये जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है ये भी आने वाले कुछ सालों के अंदर कंट्री के अंदर से हटा दिया जाएगा। ऑटोनॉमी दी जाएगी कॉलेजेस को ताकि वो खुद अपने बेस पे डिग्री ग्रांट कर सकें। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी जाएगी कंट्री के अंदर 45,000 एफिलिएटेड कॉलेजेस को। जी हाँ, 45,000 एफिलिएटेड कॉलेजेस को यहाँ पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, जिससे उसके बाद वो इतने सक्षम हो जाएंगे कि वो अपने आप अपने ऑपरेशंस को कैरी कर पाएंगे। HECI एक कॉमन रेगुलेटरी बॉडी बनेगी एंटायर हायर एजुकेशन के लिए। NCERT हो गई, CBSE हो गई, इन सबको हटा कर एक ही कॉमन बॉडी आ जाएगी, HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सब हटा दिया जाएगा और एक ही HECI होगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक वॉच डॉग बन जाएगा, सारा काम यही करेगा। टीचर के लिए अगर बात करें, अगर आपको टीचिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री लेनी पड़ेगी। एक न्यू और एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम बनाया जाएगा, फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, NCFTE 2021, जो कि NCTE बनाएगा NCERT के साथ। और 2030 तक जो एक टीचर के लिए मिनिमम जो बेसिक जो क्वालिफिकेशन होगी वो होगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री। और जो भी टीचर्स ये डिग्री लिए बिना पढ़ाने के लिए बात करेंगे या कोई भी कॉलेजेस बिना इस डिग्री के B.Ed को प्रोवाइड करेंगे, उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। अगर किसी टीचर को यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स यानी प्री स्कूल, किंडरगार्टन या फर्स्ट क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना है, सेकंड क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो यहाँ पर उनको ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का कोर्स यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके अंदर उनको ट्रेन होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के अब हमने फॉर्मल एजुकेशन के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया है। जो ये हम पहले देखते थे किंडरगार्टन हो गए, आंगनबाड़ी हो गए, बाल वाटिका हो गए, ये पहले फॉर्मल एजुकेशन के अंदर नहीं आते थे। इनको 10+2 के सिस्टम से बाहर रखा गया था। 10 मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक,
अब ये ऐसा नहीं होगा। अब जो शुरू के जो 5 साल हैं जो फाउंडेशन कोर्स हैं उनको भी हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने इंक्लूड करा है फॉर्मल एजुकेशन के अंदर। तो टीचर्स को उसके अंदर भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अगर उनको अपने आप को वहाँ पर उस पोस्ट के लिए एलिजिबल बनाना है। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल खोला गया है SC ST OBC और सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप के लिए। इसको एक्सपेंड किया जाएगा और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। एक स्पेशल यूनिट बनाई जाएगी भारत सरकार के अंदर जो डिजिटल और ऑनलाइन लर्निंग को बोथ स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों जगह पे एक्सपेंड करेगी, उसको प्रोत्साहन देगी। NCC विंग जो हैं कॉलेजेस में और जो स्कूल्स में होती हैं उनको डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर रखा जाएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा टीचर के लिए, जो कि B.Ed करने के लिए या फिर टीचर्स का कोर्स क्या होगा B.Ed में, या उनको किस तरीके से एजुकेशन को देखना है, कैसे उसमें अपने आप को ट्रेन करना है, इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा NCERT की तरफ से। जो भी स्कूल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको स्कूल आवर्स के बाद अडल्ट एजुकेशन के लिए, अडल्ट एजुकेशन के कोर्सेज के लिए यूज़ किया जाएगा। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, यहाँ पर ये एक इंडियन साइन लैंग्वेज को डेवलप करेगा, जो कि पूरी कंट्री में साइन लैंग्वेज को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। जो स्पेशली एबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए अलग से वोकेशनल स्टडीज़ के साथ साथ अलग से एजुकेशन प्लान्स चलाए जाएंगे। एक इंडिया के अंदर जो भी लोग, जो बच्चे सुन नहीं सकते, जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए एक साइन लैंग्वेज का हम कह सकते हैं कि कोर्स डेवलप किया जाएगा। डिजिटल भी डेवलप किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिसके फिलहाल मिनिस्टर डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल हैं, अब उस मिनिस्ट्री को बंद कर उसको चेंज कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। और ये ऐलान भी किया गया है कि भारत के अंदर जो GDP कंट्रीब्यूशन जाता था एजुकेशन में, यानी एजुकेशन में जो GDP का शेयर जाता था पहले 1.8% था, अब उसको बढ़ा के 6% कर दिया जाएगा। अभी भी काफ़ी डेवलप्ड नेशन के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अगर हम अपने भारत देश के बारे में बात करें तो 1.8% से सीधा 6% तक पे लाना एक बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव स्टेप है। अब बात करते हैं कि क्या ये जो पॉलिसी आई है क्या ये कब तक इम्प्लीमेंट होगी और क्या क्या इसके बेनिफिट निकलेंगे। बेनिफिट के अगर हम बारे में बात करें तो आपने देखा होगा वोकेशनल स्टडीज़ सीखने को मिलेंगी, कोडिंग सीखने को मिलेगी। जो बेसिक एजुकेशन, जो फाउंडेशन कोर्स की एजुकेशन थी, उसको फॉर्मल एजुकेशन के अंदर इंक्लूड किया गया, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पॉलिसी है, यानी ये एक विजन है सरकार के द्वारा। इसको इम्प्लीमेंट कितना किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। 2030 तक इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात सरकार के द्वारा करी गई है और इसके जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के बारे में कोई भी टाइम पीरियड नहीं बताया गया है। बात करते हैं बोर्ड्स के बारे में। क्लास 10th और 12th के बोर्ड्स किस तरीके से रीडिज़ाइन किए जाएंगे, क्या साल में 2 बार होंगे या नहीं होंगे, हाफ ईयरली बोर्ड्स और एनुअल बोर्ड्स के बीच में क्या सिस्टम होगा, एनुअल बोर्ड्स में इम्प्रूवमेंट को कितने ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे, जो 360 डिग्री का एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किस तरीके से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेगी। ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में भी कोई भी जवाब सरकार के द्वारा देखने को हमें नहीं मिला है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाने का कहा गया है कि ट्राई करा है मैंने कि मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा सकूं कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है क्या, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी एक नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।